नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बात बिहार की। बिहार में अब भी सियासी हलचल थमी नहीं है, लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश खेला करेंगे नहीं करेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे, अभी पता नहीं है। लालू यादव ने भी आज एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट के बाद संदेह के बादल और भी गहराने लगे हैं कि आखिर होने क्या वाला है। इस बीच आरिफ मोहम्मद खान, नए नवनियुक्त राज्यपाल बिहार के, आरिफ मोहम्मद खान जब आए तभी से बहुत सारी अटकलें चल रही थी। आरिफ मोहम्मद खान को लाने का मकसद क्या है, आरिफ मोहम्मद खान आएंगे तो करेंगे क्या, चुनाव के बाद अगर नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक आते हैं, 10-20 सीटें कम होती हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान का क्या रोल होगा। इन सारी बातों पर चर्चाएं शुरू हो गई। उस बीच आरिफ मोहम्मद खान को आखिर उनके पीछे से क्या इशारा किया गया है, क्या काम सौंपा गया है, क्या मिशन उनके हाथ में है, उस मिशन को समझने की कोशिश करना जरूरी है। क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के साथ सड़क से सफर करते हुए नीतीश कुमार के पैतृक गांव पहुंच गए, उनकी मां की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने। इससे पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए थे। क्या बीजेपी डरी हुई है? लेकिन इतने सारी चर्चाओं के बीच सम्राट चौधरी गए मुलाकात करने, आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार एक साथ पहुंचे नीतीश कुमार के पैतृक आवास। लेकिन नीतीश कुमार की जुबान बंद है तो बंद है। अब तक इस अटकलबाजी पर कि नीतीश कुमार करेंगे क्या, 14 जनवरी दही चूड़ा किसके घर खाएंगे, किसकी दही उनको पसंद आएगी, इन सारे सवालों पर नीतीश कुमार की चुप्पी कायम है। और बिहार में बार बार लगातार एक बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार चुप रहते हैं तो बिहार के लिए ये संकेत बड़े राजनीतिक उलटफेर वाले होते हैं, जिसे बार बार हम लोग खेला शब्द के रूप में कहते हैं। ये खेला शब्द के जनक अभिषेक कुमार भी हमारे साथ हैं, जोड़िए अभिषेक को भी चर्चा में ले आइए। संतोष हमारे साथ हैं। ये खेला जो है, बिहार में कहते हैं चुप्पी के साथ खेला तय होता है, फिक्स होता है, लेकिन आभास कुछ नहीं हो पा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान का साथ में जाना नीतीश कुमार के, क्या पूरे रास्ते अकेले कुछ बातचीत तो हुई होगी? क्योंकि खबर जो आ रही है, फोटोग्राफ्स हैं, कंट्रोल रूम दिखाइए, फोटो दिखाइए। ये उनके गांव का कल्याण बीघा की फोटो है। जब देखिए आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार आमने सामने हैं, यहां पर जो भाव भंगिमा है, नीतीश कुमार का एक्सप्रेशन है, उनकी ताजगी जो चेहरे पर है, ये देख के ये भी नहीं लग रहा है कि वही नीतीश कुमार है जिनको लोग बीमार बता रहे हैं। तो ये बीमार नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। फूलों में भी ताजगी है, नीतीश कुमार के चेहरे पे भी ताजगी है। और आरिफ मोहम्मद खान हमेशा की तरह मन के भीतर तमाम मिशन समेटे हुए वैसे ही उनकी जो है शांत मुद्रा में नजर आ रहे हैं। जो आरिफ मोहम्मद खान को लंबे वक्त से देख रहे हैं, उनको पता है कि आरिफ मोहम्मद खान को देख करके उनके मन के भीतर चल रहे प्लानिंग को लोग समझ नहीं पाते हैं कि आधा फटा कहाँ है और पूरा कहाँ है। खैर, ये सामने नीतीश कुमार को देखिए, अपनी माँ के सामने नमन करते हुए, उनकी प्रतिमा के सामने और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। अब चर्चा पे आते हैं, सीधा पहले चलेंगे हम अभिषेक के पास। अभिषेक, सम्राट चौधरी कल गए, लौट आए, सम्राट बोले, नीतीश नहीं बोले। अब आरिफ मोहम्मद खान का साथ यात्रा, साथ गांव में ये चल क्या रहा है? क्या भाजपा कहीं डर गई है, इस मैनेजमेंट में लग गई है क्या डैमेज कंट्रोल करने में, कि फिर से किसी तरह से नीतीश कुमार को अपने जाल में फंसाया जाए? क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए आशीष जी, परिस्थिति दरअसल ये दिखाई दे रही है। एक तो आरिफ मोहम्मद खान, आपने कई चर्चा कर दी, इसलिए थोड़ा जवाब मेरा लंबा होगा। हाँ, आरिफ ठीक है, मोहम्मद ठीक। खान नीतीश कुमार के गांव गए, क्यों गए, कैसे गए? दरअसल आरिफ मोहम्मद खान को हर राजनेता जो दिल्ली में जिसके साथ वो रहे, वो बड़े टफ मिशन पर भेजता है, मुश्किल टास्क पर भेजता रहा है। बिहार गए हैं तो मुश्किल टास्क क्या है ये सभी जानते हैं कि ये किन प्रकार नीतीश कुमार को एनडीए में बनाए रखने के लिए मनाना, ये इस पे कहने में कोई दो राय नहीं है। और आरिफ साहब के बारे में बता दूं, अगर आपको याद हो, 5 दिसंबर नहीं 8 दिसंबर, सॉरी 8 दिसंबर 1989, जब श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज की एक लड़की बस से अपने घर के लिए निकली, और जब वो लड़की घर के लिए निकली, अचानक उसका अपहरण हो जाता है। और नई नवेली सरकार जो मुश्किल 4-5 दिन पहले सत्ता संभाली थी, उस सरकार की हालत ये होती है कि न सिर्फ एक लड़की का अपहरण मुद्दा बनता है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरा देश सासत में है।
हम लोग के होशो हवास के पहले की बात है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा और सब लोग बताते हैं जो उस दौर को देखे हैं कि पूरे देश में बस एक ही मुद्दा था, रूबिया सईद की रिहाई। याद होगा। आरिफ मोहम्मद खान के कैबिनेट कलीग और देश के गृह मंत्री, याद, पुराने लोग बताते हैं कि आरिफ साहब खुद गृह मंत्री बनना चाहते थे, वो और अरुण नेहरू, लेकिन वीपी सिंह ने गृह मंत्री बना दिया था मुफ्ती मोहम्मद सईद को। तो मुफ्ती साहब की छोटी बेटी रूबिया सईद का अपहरण हुआ था और उस अपहरण कांड के बाद वीपी सिंह ने श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला से बात करने के लिए 2 मंत्रियों को भेजा था, आरिफ मोहम्मद खान और इंद्र कुमार गुजराल। नागरिक उड्डयन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान और विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल, ये 2 लोग गए थे उस कड़ाकड़ाती ठंड में, जब बर्फ पड़ रही थी, तब विशेष विमान इनको लेकर श्रीनगर गया। और एक टीवी इंटरव्यू में फारूक साहब ने स्वीकार किया कि आरिफ साहब ने उनसे कहा कि हमें तो इसलिए भेजा गया है कि अगर फारूक बात नहीं मानते हैं तो उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया जाए। बात क्या थी? तो बात यही थी कि जिनकी रिहाई की बात थी, कि जिनके बदले में रूबिया सईद को छुड़ाना है, उन्हें छोड़ने के लिए फारूक अब्दुल्ला तैयार होते हैं कि नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने पुण्य प्रसून वाजपेयी को दिए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि जैसे ही आरिफ ने बात कही, फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे वो बातचीत छोड़ दी, कॉफी की टेबल छोड़ दी उस सुबह, और सीधे एक फैक्स 13 पन्नों का एक पत्र राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के नाम टाइप कराया कि एनीथिंग will be happen from now in Kashmir is sole responsibility of central government. अब आगे जो कुछ भी होगा, ये मैं नहीं कह रहा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, उसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी जी से कुछ झगड़ा भी हुआ था आरिफ साहब का, हॉट टॉक भी कुछ हुआ था उस इंटरव्यू में, चर्चित इंटरव्यू है। तो उस मिशन पर आरिफ साहब भेजे गए थे। आरिफ साहब कहां भेजे गए? केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गर्मी पड़ती है, तो केरल में गर्मी है, नैनीताल फील कराने वो गए थे। नैनीताल वाली सर्दी बीजेपी को एहसास कराने वो गए हुए थे, लेकिन वो करा नहीं पाए। पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार लौट कर सत्ता में आ गए और वहां संघ और भाजपा की दाल अब तक नहीं गली। अब उन्हें तीसरा मिशन दिया गया है। हाँ, एक मिशन और था। जब मायावती ने संसद में ऐलान कर दिया था कि भाजपा नागनाथ है और कांग्रेस सांपनाथ है, 16 अप्रैल को, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था और घर में तब एक ही टीवी हुआ करती थी, कलर टीवी, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ चार्जर और वो बैटरी चार्जर और बैटरी, डिस्टिल वाटर, सब कुछ होता था हम लोग के घर में, ताकि अगर मैच चल रहा हो, बीच में लाइट चली जाए तो 2 ओवर, जब तक लाइट आएगी तब तक 2 ओवर मिस ना हो। तो उस दिन शारजाह में फाइनल चल रहा था और इंडिया 125 पे ऑल आउट हो गया था। 16 अप्रैल की रात्रि की बात है, 1999। और मायावती ने ऐलान कर दिया कि हम मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। 5 सांसद थे, 4 यूपी से, 1 हरियाणा से, बसपा के। 5 में 2 मुस्लिम सांसद थे, आरिफ मोहम्मद खान और अकबर अहमद डंपी। आजमगढ़ से अकबर अहमद डंपी बसपा के टिकट पर जीत कर आए थे, अगर आपको याद हो तो, 13 महीने वाली लोकसभा में। और फिर उनको मनाने का काम शुरू हुआ और तब जाके मायावती मानी और सुबह में वोटिंग के ठीक पहले कहा, आरिफ लाल बटन दबाओ। बसपा के सांसद उनका संकेत समझ गए, सबने लाल बटन दबा दिया। हालांकि उससे वोटिंग नहीं हुई, गड़बड़ आंकड़ा आया, लेकिन दोबारा पर्ची से हुई तो बसपा ने खिलाफ में वोट किया। 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। उस वक्त भी यह माना जाता था कि मायावती को राजी करने में सबसे बड़ी भूमिका आरिफ मोहम्मद खान की थी। और अब आरिफ मोहम्मद खान को नरेंद्र मोदी ने केरल वाला मिशन अधूरा छोड़कर, क्योंकि वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जैसे कश्मीर में कामयाब नहीं हो पाए थे फारूक साहब को मनाने में, अब उनको बिहार भेजा गया। तो देखना यही है कि नीतीश कुमार वाले मिशन में वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। अब इससे जुड़ा दूसरा सवाल आपने कहा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, खेला करेंगे या नहीं करेंगे। लालू यादव का पोस्ट क्या है, जरा हमें बताइएगा, क्या पोस्ट किया है? सम्राट, पहले सम्राट वाला पोर्शन बताइए आप। सम्राट, हाँ, सम्राट चौधरी। बात दरअसल ये है, देखिए, सम्राट चौधरी बीजेपी में आउटसाइडर है, इस बात को ध्यान रखिए। अब चूंकि अमित शाह की जो स्कीम है उसमें वो फिट बैठते हैं। अमित शाह की स्कीम क्या है आप सभी जानते हैं, राज्यों में एक ऐसा नेतृत्व जो सीधे सीधे अमित शाह के प्रति लॉयल हो, संघ और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उसकी लॉयल्टी अमित शाह के प्रति हो, और वो नेतृत्व इस ढंग से ग्रूम किया जाए जिससे राज्य में, हर राज्य में जो संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए नेता हैं उनको कहीं ना कहीं दबा कर रखा जाए।
कहीं वो संघ के अंदर से ढूंढ लेते हैं, कहीं संघ के बाहर से ले आते हैं। एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने यही काम किया था, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा को सामने लाकर, और कुछ मंत्रालयों को चाहते थे कि संघ के दायरे से बाहर रहे, और वही काम उन्होंने किया था। अब यही काम अमित शाह कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की राजनीतिक पहचान क्या है? कांग्रेस के और समता पार्टी के बड़े नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे। कहां नहीं रहे, जीतन राम मांझी की पार्टी, आरजेडी, समता पार्टी, जेडीयू, हर जगह घूम करके सम्राट चौधरी को अंत फाइनल रिजल्ट मिला भारतीय जनता पार्टी में। सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए। और एक बात जो नीतीश कुमार के विरोधी भी हैं बिहार में, वो कहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार किसी का ईगो बहुत अच्छे से डाउन करते हैं, बहुत अच्छे से डाउन करते हैं। तेजस्वी यादव बहुत कुछ बोल रहे थे ना सदन में, आपको याद होगा, पलटू चाचा और क्या क्या, उन्होंने कहा कि अरे भाई चुप रहिए, आप तुम मत बोलो ये सब बात, ये सब कहने का हक तुम्हारे पिताजी को है, मतलब जिनको नीतीश कुमार अपना भाई मानते हैं, भाई समान दोस्त का बेटा, क्या क्या कहा। अंत में उन्हीं तेजस्वी यादव से 17 महीने प्रशंसा करवाई। आज भी तेजस्वी यादव बहुत खुलकर नहीं बोल पाते, ये सच है कि बहुत खुलकर वो बोल नहीं पाते नीतीश कुमार के खिलाफ, और यही आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है, ये भी ध्यान रखिए। अब सम्राट चौधरी के साथ भी उन्होंने वही काम किया, पगड़ी भी खुलवा दी, प्रदेश अध्यक्षी भी गई। अब देखिए किस ढंग से जाति जनगणना के बाद बीजेपी को उलझा रखा है नीतीश कुमार ने। जायसवाल को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी आबादी 0.25 है, 1% का चौथा हिस्सा बताया जाता है बिहार में, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया सम्राट चौधरी से कुर्सी छीन करके। अमित शाह के दरबार में कौन बड़ा दरबारी, नित्यानंद राय या सम्राट चौधरी, ये एक अलग टसल है। बिहार भारतीय जनता पार्टी दोनों में किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, संतोष जी बेहतर बता पाएंगे, ना तो नित्यानंद राय के साथ कंफर्टेबल फील करती है, और न ही बिहार की भाजपा सम्राट चौधरी के साथ कंफर्टेबल फील करती है। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी को इन्होंने बना तो दिया, और सम्राट चौधरी को बनाने के बाद देखिए नीतीश कुमार का गोल कैसे सेट हो रहा है, वो देखिए। लवकुश समीकरण, कुर्मी कुशवाहा समीकरण पर बीजेपी की नजर थी, आरजेडी की नजर थी। 3 पार्ट में ये वोट जा रहा है। आप कुछ भी सम्राट चौधरी को बना ले, ये सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार में कुशवाहा समाज अपना, एक तो बिखरा हुआ वोट बैंक है, हर जगह उसके स्थानीय नेता है, लेकिन सबसे बड़ा उसका नेता आज भी उपेंद्र कुशवाहा को मानता है। उस समाज के लोगों से आप बात करें तो पैन बिहार के पढ़े लिखे आदमी है, सभ्यता के साथ बात करते हैं, उलपटांग बातें बोलते नहीं है, उनको मानता है। और तीसरी तरफ आरजेडी ने लोकसभा में फ्लोर लीडर बना दिया किसको? सबसे बड़ी उपलब्धि बिहार के चुनाव की जानते हैं क्या था 2024 की? हिंदुस्तान में पूरे देश का ये इकलौता लोकसभा सीट था औरंगाबाद, जहां सिर्फ एक जाति विशेष के लोग 1946 से चुनाव जीत रहे थे प्रोविजनल पार्लियामेंट से। अगर किसी को जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, बिहार का नहीं, पूरे भारत का इकलौता लोकसभा सीट, संतोष जी जानते होंगे, औरंगाबाद इकलौती लोकसभा सीट जो एक जाति विशेष के लोग जीत रहे थे। उस किले को किसी ने ढहाया है तो अभय कुशवाहा ने ढहाया है, आरजेडी के कैंडिडेट ने। चित्तौड़गढ़ तोड़ना मुद्दा था, वो एक अलग स्टेक होल्डर है। अब आपने बात की किसकी, किसका दही चूड़ा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, मेरे बहुत सारे यदुवंशी मित्र हैं, बहुत गाढ़ी दोस्ती है मेरी बिहार में। मेरे कोइंसिडेंटली संयोग से आप कहें इस बात को, यादवों से मेरी बड़ी दोस्ती रही है। और आज तक जितना बेहतरीन मटन मैंने पठानों के घर खाया, जितनी बेहतरीन दही, मतलब आप टोकरी में दही बनते हुए नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, यादव भाइयों के घर खाई है दही में किशमिश डाली हुई दही। टोकरी में आप कभी सुने कि टोकरी में दही जमाई जाती हो? वो दही भी मैंने अपने यादव भाइयों के घर, उससे बेहतरीन दही कहीं से नहीं मिल सकती है। तो ये बात ध्यान रखिए कि दही चूड़ा भोज में मकर संक्रांति के दिन पूर्वांचल और बिहार में क्या होता है, दिन में खिचड़ी और सुबह में दही चूड़ा और तिलकुट होता है ना, तिलकुट और दही चूड़ा, यही रिचुअल्स है। और दिन के खाने में या रात के खाने में लोग अपनी सुविधा से नए चावल की खिचड़ी बनाते हैं। कुल मिला के लालू यादव के घर खाएंगे ना। देखिए दही चूड़ा भोज तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वशिष्ठ नारायण सिंह का स्वास्थ्य अगर ठीक रहा
तो बिहार का सबसे चर्चित दही चूड़ा भोज, संतोष जी याद होगा आपको, हर साल उनके दही चूड़ा भोज की चर्चा होती है। और वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ दही चूड़ा भोज होता है। दही कहाँ से आती है, ये सवाल है कि दही 10 सर्कुलर रोड यानी लालू परिवार के यहाँ से आती है, या वो मंगाकर भिजवाते हैं, या दही नित्यानंद राय भिजवाते हैं। लेकिन नित्यानंद राय वो भी यादव है, यदुवंशी भाई हैं वो भी, लेकिन दही भिजवा पाएंगे और उनकी दही वशिष्ठ नारायण सिंह स्वीकार करेंगे, थोड़ा इसमें इस बार अटपटा लग रहा है। जी। हाँ संतोष, संतोष ये जो मामला देखिए दही चूड़ा पर हम लोग काफी लंबा डिस्कस किए, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान और सम्राट चौधरी ये लगातार बीजेपी नेताओं की सक्रियता, और ये बात भी ऐसा नहीं है नीतीश कुमार को लोग हम आलोचना खूब करते हैं, मतलब पुरजोर मैं तो बहुत बड़ा आलोचक हूं इस मामले में, खासकर नीतीश कुमार का जो ये चरित्र पिछले कुछ वक्त से दिखा है, जो उन्होंने सियासत में क्रेडिबिलिटी गिराई है, इस वजह से हूं और खुल के कहता हूं कि आलोचना करता हूं, पुरजोर करता हूं। लेकिन नीतीश कुमार को मैं कभी भी हल्के में लेने वाला राजनेताओं में नहीं गिनता हूं कि हल्के में ले ले कोई। उस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है वो नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जानता। जैसे शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि शरद पवार का दाहिना हाथ क्या कर रहा है बायां नहीं जानता है। शरद पवार के बारे में बड़ी चर्चाएं होती है भाऊ के साथ, वो बताते हैं कि शरद पवार जब घर से निकलते हैं तो ड्राइवर को ही नहीं पता होता है कहाँ जाना है, गाड़ी में बैठ जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेके चल देता है और फिर भी ड्राइवर को नहीं पता होता है कहाँ जाना है। वो बोलते हैं कि अच्छा बस स्टैंड चलो, बस स्टैंड जब पहुंचने के बाद ड्राइवर से कहते हैं अब बाएं मोड़ लो, वहां भी नहीं पता होता है उसको, नहीं तो ड्राइवर को पता होता है कहाँ जा रहे हैं साहब। तो शरद पवार इस मामले में वो मतलब निर्विवाद रूप से रहस्यमय राजनेताओं में, जिनको आज की तारीख में बचे नहीं है वैसे राजनेता, उनमें टॉप पे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी हल्के में नहीं है, इनको भी समझना मुश्किल है कब जो है पेट सहलाते सहलाते खेल कर दें पता नहीं रहता है। तो ये क्या चल रहा है, आरिफ मोहम्मद खान पहुंचते ही सक्रिय हो गए। आर्लेकर कभी भी, मुझे नहीं याद है, हो सकता है अभिषेक लगातार निगाह रखते हैं बिहार पर, आर्लेकर के साथ मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि आर्लेकर गाड़ी में बैठ करके सड़क से कहीं जा रहे हो नीतीश कुमार के साथ, मुझे नहीं याद है फिलहाल। तो आर्लेकर के जाते ही आरिफ मोहम्मद खान, ये क्या नीतीश कुमार को दोबारा से मोटिवेट करने का कि नहीं इधर ही रहिए, देश का विकास यहीं से होगा, आपका विकास यहीं से होगा, कुछ ऐसा बताने की कोशिश है? देखिए आशीष जी, ये तमाम चीजें जब मैं आपको सुन रहा था, अभिषेक भाई को सुन रहा था, तो मुझे वर्ष 2010 का एक वाक्य याद आ गया। 2010 का विधानसभा चुनाव मैंने बिहार में बहुत एक एक तहसील एक एक जिले में जाके कवर किया था। नीतीश कुमार साहब के गांव भी पहुंचा था, आपने शरद पवार साहब बिहार से आता हूं, इसलिए मैं बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य से मानता हूं कि वहां कोई भी नेता जाति से ऊपर सोचे नहीं पाता। दूसरी चीज, नित्यानंद राय की जहां तक बात है, मैं खुद उनको भी कह चुका हूं और आज मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि जो भी नेता अपना सरनेम छुपा कर राजनीति करता है, आप ये मान के चलिए कि वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और दूसरे को भी धोखा दे रहा है। तीसरी चीज, आपने शरद पवार साहब किया, मैं शरद पवार की बात करूं, अभी गया हूं मैं, किस तरह के विकास काम उन्होंने किए। मुलायम सिंह यादव की आलोचना कीजिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के गांव में सफाई में उन्होंने अपनी जन्म धरती का कर्ज उतार दिया है। और आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि सफाई का कोई भी बंदा आज भी अगर जिला मुख्यालय जाता है, अपनी समस्या बताता है, सरकार भले ही मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की ना हो, मुलायम सिंह यादव भले ही दिवंगत हो गए हो, सरकार 2017 से भाजपा की है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनता है और अगर समस्या जेन्युइन होती है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है। 2010 में जब मैं नीतीश कुमार साहब के गांव गया था, उसके बाद छठ का जो पारण होता है, मुख्यमंत्री आवास पे था, मैंने उनको बताया कि आपके लोग इस तरह की समस्या बता रहे थे। वो रिएक्ट करते उससे पहले जो उनके आसपास के चंगू मंगू होते, उन्होंने रिएक्ट कर दिया, अरे नहीं नहीं साहब ने तो गांव में ये करवा दिया वो करवा दिया। आज जब वो अपने गांव पहुंचे ना, तो कई ग्रामीणों ने उनसे मिलकर शिकायत की, कई सारी समस्याओं की शिकायत की, फिर उन्होंने डीएम को कहा, और मैं ये जानता हूं कि वो डीएम ने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया होगा, उस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये मुख्यमंत्री का गांव है, ये उस मुख्यमंत्री का गांव है जो 2005 से लगभग लगातार अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये उस मुख्यमंत्री के बीच में जीतन राम मांझी का टेन्योर छोड़ दिया जाए, हालांकि उनकी अपनी पार्टी की सरकार थी, तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है और अपने जन्म धरती का कर्ज नहीं उतार पा रहा है, माफ कीजिएगा मैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भावुक होकर करना चाहता हूं नहीं कर सकता सार्वजनिक रूप से, लेकिन मेरी भाषा वही है। दूसरी बात अब आते हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब पे।
राज्यपाल का दायित्व क्या होता है? अगर राज्यपाल की भूमिका एक्टिव होती, राज्यपाल की भूमिका सक्रिय होती, तो फिर मुख्यमंत्री की जरूरत किसी भी राज्य में नहीं थी। राज्यपाल जाता, राज्यपाल एक्टिव होकर काम कर लेता। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब एक नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं। दुर्भाग्य से जिस तरह से केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार से लड़ते हुए बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, बिहार में भी उनका मुख्यमंत्री के गांव जाना संवैधानिक परंपराओं में, नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, संवैधानिक परंपरा के हिसाब से उल्लंघन है, संविधान का, संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन है। और आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल के पद पर बैठकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बिहार को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो सही है। अब आते हैं मुद्दे पर सबसे बात। देखिए बात सही है, चाहे मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूं या जो भी कहूं, जातीय गोलबंदी बिहार में है और वो 15% वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है। आज की डेट में ना बीजेपी अकेले सरकार बना सकती है, ना ही लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी अकेले सरकार बना सकती है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार का जो महत्व है वो आज की राजनीति में बना हुआ है। लेकिन बीजेपी किस तरह से डर गई है, बीजेपी किस तरह से बैकफुट पे चली गई है, आरिफ मोहम्मद खान साहब जाके क्या करेंगे? आप ये मान के चलिए कि बीजेपी का सपना सिर्फ एक ही है, जो विजय सिन्हा साहब बाद में पलट गए। लेकिन मैं जानता हूं 2010 में जब नितिन गडकरी भाजपा के 2009 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, 2010 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 10 सीटें जेडीयू से लड़कर नितिन गडकरी ने उस समय भाजपा के लिए ली थी और भाजपा का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा था, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट शानदार रहा था। तो बीजेपी का लास्ट जो माइल्ड सपना है वो अपने दम पर बिहार में अपनी सरकार बनाना, अपना मुख्यमंत्री बनाना है, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन चूंकि मैंने कुछ दिन पहले सबसे पहले ये खबर बताई थी कि 45 विधायक में से 18-19 विधायकों को तो बीजेपी साथ चुकी है, राजीव रंजन सिंह और संजय दोनों साथ चुके हैं। लेकिन उनसे बीजेपी का काम नहीं बनने वाला है। बीजेपी को तकरीबन मैंने जो उस समय बताया था 39-40 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, जबकि तेजस्वी को सिर्फ 10 या 11 विधायकों की जरूरत है। तो बीजेपी का काम नहीं बनने वाला है। तो जब तक बीजेपी का काम नहीं बनेगा, जेडीयू पूरी तरह से टूट कर नहीं आएगी, तब तक वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार येन केन प्रकीरन उनके साथ बने रहे, चाहे इसके लिए राज्यपाल का इस्तेमाल किया जाए, चाहे इसके लिए बाकी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए। ईडी चिराग पासवान के करीबी के व्यक्ति के घर पे छापा मार चुकी है, राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार चुकी है, और इसके बावजूद भी अगर चाचा के मन में कोई खेला करने का प्लान होगा तो मान के चलिए कि आने वाले दिनों में ईडी भी बिहार के राजनीतिक मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। लेकिन अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार का ही होगा और चूड़ा दही निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। उस दिन किसके घर पे जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, किस तरह से खाते हैं, ये तमाम चीजें होंगी। और जहां तक सम्राट चौधरी की बात है, देखिए सम्राट चौधरी बीजेपी के नहीं है, सम्राट चौधरी अमित शाह के हैं। लेकिन अमित शाह सिर्फ उसी घोड़े पे दांव लगाते हैं जो उनके सपने को पूरा कर सके, और अगर सम्राट चौधरी भी उनके सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे तो अंतोगत्वा उन्हें भी उप मुख्यमंत्री के पद से भी आशीष जी भारतीय जनता पार्टी से होना पड़ेगा, क्योंकि उनको लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें पार्टी आलाकमान तक पहुंची है, दिल्ली आलाकमान तक पहुंची है। तो सम्राट चौधरी को अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी और ये जनवरी का महीना बहुत महत्वपूर्ण है सम्राट चौधरी के लिए भी, नीतीश कुमार के लिए भी और आरिफ मोहम्मद खान के साहब के लिए भी। आखिरी पोस्टिंग बतौर राज्यपाल उनकी है ये बिहार की, आप मान के चलिए। चलिए फाइनल कमेंट कुछ अभिषेक बोलना चाहते हैं? जनवरी जो बात आरिफ साहब के बारे में हो रही है और राज्यपाल और नीतीश कुमार के बारे में, तो एक बात ध्यान रखिए, मैंने नीतीश कुमार के साथ कम से कम काम करते हुए 9-10 राज्यपालों को तो देख ही चुका हूं। जब पहली बार शपथ लिए थे तो विनोद चंद्र पांडे थे, दूसरी बार शपथ लिए थे तो बूटा सिंह थे, और अब तक कितने लोग आए कितने लोग गए नाम भी उतने याद नहीं है। पिनराई विजयन और ममता बनर्जी जिस ढंग से सीधे सीधे रिएक्ट करते हैं गवर्नर के मुद्दे पर, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। जिस राज्यपाल से दिक्कत है, बिहार में न्यूज पोर्टल्स पर और अखबारों में खबरें चलने लगती है कि ये राज्यपाल भ्रष्ट है। एक राज्यपाल को तो सरेआम न्यूज पोर्टल भ्रष्टपाल तक कह रहे थे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जैसे ही नीतीश कुमार को लगता है कि ये उनके इक्वेशन में फिट नहीं है ये गवर्नर, वो गवर्नर सीधे सीधे जनता के बीच विलेन बना दिया जाता है। नीतीश कुमार का मोडस ऑपरेंडी दूसरा है। दूसरी बात, भाजपा कैसे चलती है, पहले भाजपा अपना घर ठीक करेगी तब तो नीतीश कुमार को हटाएगी। बिहार भाजपा अब भी मोदी साहब के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं है, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्यों नहीं है, जरा बिहार भाजपा को समझिए। राजनाथ सिंह को कहा जाता है कि जिद छुड़ाने वाले डॉक्टर है, वसुंधरा राजे का जिद छुड़ाने भी भेजे गए थे, शिवराज सिंह चौहान का जिद छुड़ाने भी भेजे गए थे, और उन सबके पहले सुशील मोदी का जिद छुड़ाने भेजे गए थे 2020 के नतीजों के बाद।
और कौन कौन था जो कि चाहता था सुशील मोदी से भाजपा मुक्त हो? उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, इनको याद होगा संतोष जी को। जबकि हकीकत यह है कि वही सुशील मोदी थे जो 6000 वोट लाकर छठे नंबर पर या पांचवें नंबर पर जाकर जमानत गंवाने वाले, लालू यादव के टिकट पर जमानत गंवाने वाले संजय जायसवाल को सीधे 3 साल बाद लोकसभा में उतार करके लोकसभा भेजवा दिया था। सुशील मोदी को यह ऑफर दिया गया कि आप ही तय कीजिए कि 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, लेकिन आप छोड़िए। दिल्ली का संदेश यही था। 2 दांव उन्होंने खेल दिया। बेतिया शहर में संजय जायसवाल की राजनीति को कमजोर करने के लिए पश्चिम चंपारण में शहर की विधायिका रेणु देवी को डिप्टी सीएम के लिए आगे बढ़ा दिया। और दूसरा, एक जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, जो शायद कभी मंत्री में नहीं बने थे, उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए आगे बढ़ा दिया सुशील मोदी ने। दोनों तरह से इनको सीधे सीधे कट टू साइज करने की कोशिश की संजय जायसवाल, जो आज चीफ व्हिप है भाजपा के। नरेंद्र मोदी, अगर संघ का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया भाजपा का, संघ को अगर कैप्टन अमरिंदर की तरह मोदी को हटाना हुआ, तो याद रखिए पहले संजय जायसवाल हटाए जाएंगे, पहले संजय जायसवाल हटाए जाएंगे, पहला काम। क्योंकि चंद्रचूड़ ने ताकत बहुत दे दी है व्हिप को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को व्हिप का अपॉइंटमेंट में। तो उस तरह से बीजेपी चल रही है। फिर दोबारा जब नीतीश कुमार सत्ता में आए 2024 की जनवरी में, 28 जनवरी को, 2 डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और विजय सिन्हा, और यही दोनों आपस में लड़ रहे थे। ध्यान रखिएगा, विधानसभा में व्याकुल नहीं होना है। मंत्री सम्राट चौधरी की जिन स्पीकर से लड़ाई हुई थी, वो और यही स्पीकर। अभिषेक भाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कौन सा कमरा इनको लेना है मंत्रालय में, उसके लेकर भी जमकर लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच। उसी पर मैं आ रहा था, उसी पे मैं आ रहा था, आपने बता ही दिया। तो ये बिहार भाजपा के अंदर जो लड़ाई है, आप इस चीज देखिए। सबसे पहले कि जो आदमी बिहार की राजनीति को नहीं समझता है, वही कुशवाहा चेहरे पर दांव लगाएगा। देखिए, कुशवाहा मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी है बिहार में, संख्या तो यादव के बाद सबसे ज्यादा है ओबीसी के अंतर्गत, लेकिन कुशवाहा राजपूत या भूमिहार की तरह राजनीति नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा, कुशवाहा राजनीति होती है मोटे तौर पर कायस्थों की तरह। वो दूसरे ओबीसी को मोबिलाइज करने की हैसियत नहीं रखते। दूसरा, को जैसे कुर्मी ठीक है, कम है, तीसरे चौथे नंबर पर है ओबीसी ईबीसी में, लेकिन कुर्मियों का एक लोकसभा सीट है जहां से कोई नेता अपनी राजनीति को जिंदा रख सकता है बुरे दिनों में भी, वो है नालंदा। कुशवाहा की एक भी ऐसी सीट बिहार में नहीं है। पैन बिहार उनका, जैसे ब्राह्मण और नाई समाज, हजाम और पंडित जी हर गांव में मिलते हैं पूजा पाठ कराने और रस्मों रिवाज के लिए, उसी तरह से हर ब्लॉक में आपको कुशवाहा कमोबेश जरूर मिलेंगे। क्योंकि पारंपरिक तौर पर खेती करना और हरी सब्जियों की खेती बिहार में लोग करते रहे। अब उस राजनीति को समझिए कि उनका कोई डोमिनेंस वाला इलाका नहीं है। अब सोचिए, सबसे ज्यादा कुशवाहा उजियारपुर में है। एमपी कौन है? यादव जी हैं, नित्यानंद राय। तो उनके डोमिनेंस का इलाका कोई नहीं रहा है। कुशवाहा वोटर के साथ क्या है ना कि कुशवाहा वोटर, देखिए, राजनीति वही कर सकता है मंडल कमीशन के बाद। ब्राह्मणों की राजनीति क्यों कमजोर हुई? वीपी सिंह के झटके के बाद जो ब्राह्मण राजनीति कमजोर, उसके पीछे कारण क्या था? ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका था ना, समाज के दूसरे वर्गों में उसको लेकर के एक अलग धारणा बनती जा रही थी। और वीपी सिंह ने मौके पे क्या किया? हथौड़ा मार दिया। अब बिहार में देखिए, सबसे ज्यादा पोलाइटनेस और मीठी भाषा आपको किसी की दिखाई देगी तो मैथिल ब्राह्मणों की दिखाई देगी। ये सच्चाई है। आप मिथिला में चले जाइए, कोई गाली भी देगा तो उतनी मीठी गाली आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं दे सकता कोई। जितने मीठे लैंग्वेज में कोई गाली देगा, कत जाए छी यहाँ, मतलब कहाँ जा रहे हैं आप, चलिए इस तरह से। तो अब उस समाज को देखिए, उस समाज में कुशवाहा चेहरे पर दांव लगा करके जो हासिल करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। एक आखिरी बात मैं इसमें जोड़ दूं, लोग समझ नहीं पा रहे मैं कुशवाहा की बात क्यों कह रहा हूं। मेरी कोई लड़ाई नहीं है किसी कुशवाहा मित्र से। हकीकत यह है आशीष जी, योगी आदित्यनाथ को क्या हिंदुत्व के लिए लाया गया था क्या मुख्यमंत्री बनाकर? जो भी ये सोचते हैं राजनीतिक तौर पर, उनकी जानकारी को मैं नगण्य मानता हूं। दरअसल सेकुलरिज्म का चोला, समाजवाद का चोला जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा किसी ने पहन रखा था पूर्वांचल बिहार और देश के दूसरे इलाकों में, वो ठाकुरों ने पहन रखा था। उसको जसवंत सिंह और राजनाथ सिंह के सहारे, हिंदुत्व के, रमन सिंह के सहारे हिंदुत्व के फोल्ड में लाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। उनको एक फेनेटिक चेहरा चाहिए था, एक उग्र चेहरा देना था कि इसके सहारे इसको आइकॉन मानते हुए 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर कैसे इसको पैराडाइम शिफ्ट कराया जा सके। ये मंशा थी आरएसएस की कि कैसे सीधे सीधे इनको, जैसे ब्राह्मणों को
कांग्रेस से तोड़ना आसान नहीं था। संघ ने 30 साल पहले से बलराज मधोक को हटा के अटल बिहारी वाजपेयी को चेहरा बना दिया था, नहीं तोड़ पाए। कब तोड़ पाए? जब मंडल ने कांग्रेस को पॉलिटिकली हैंडीकैप कर दिया हिंदी भाषी भारत में, तो ब्राह्मणों के सामने स्थिति यह थी कि वो जाए तो कहां जाए। तो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में जो 30 साल से कोशिश कर रहा चेहरा था, वही बेहतर लगा। नरसिम्हा राव के जमाने में आपको याद होगा, क्योंकि राव साहब की मास अपील उत्तर भारत में थी नहीं। यही स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कैच 22 सिचुएशन जिसको कहते हैं ना, नीतीश कुमार को छोड़ेगी तो आरजेडी गले लगा लेगी, बीजेपी। अच्छा, इस बार अगर आरजेडी ने नीतीश कुमार को गले लगाया, दावे के साथ आशीष जी मैं कहता हूं कि 53 सीटें तो 15 में आ गई थी, एक लोग को राज्यसभा भेज सकती थी बीजेपी, अब एक को विधान परिषद में भेजने लायक सीटें आएगी कि नहीं भाजपा की, कहना मुश्किल है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी उभरते हुए सितारे। आपकी जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह समझते हुए कह रहा हूं कि आपने कहा जो सबसे मीठी गाली देने वाला बताया, तो मैं उसके आगे सोचता हूं कि मीठी गोली भाजपा, मीठी गाली वहां पर जो है मैथिल ब्राह्मण कितना देते हैं नहीं पता। आपने गलत सुन लिया। मैंने कहा कि यदि अगर कोई गाली भी देगा ना, तो वो उतना हार्श नहीं होगा। मैथिली भाषा में जो मिठास है वो मेरे कहने का इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं मीठी गाली छोड़िए, मीठी गोली की बात यहाँ पर है कि नीतीश कुमार भाजपा वाली मीठी गोली फिर खाते हैं कि नहीं खाते हैं। गोली है ना मीठी गोली, तो मीठी गोली देने का आरिफ हो सकता है, आरिफ मोहम्मद खान भी मीठी गोली दे रहे हैं। एक निजी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जया जेटली ने एक बार मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये बात बताई थी, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। 95 का विधानसभा चुनाव, 324 सीटें बिहार में, समता पार्टी और माले का गठबंधन हुआ। समता पार्टी को केवल 8 सीट मिली, उसमें हरनौत से नीतीश कुमार भी जीते, जो उस वक्त बाढ़ के सांसद थे। 1995 पार्टी की बैठक जी, 95 का विधानसभा, जिसके बाद नीतीश कुमार निराश होकर मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली में समता पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव के घर पर बैठक हुई कि भाई क्या किया जाए, पार्टी का क्या हो स्टैंड। सबने कहा, चंद्रजीत यादव थे आजमगढ़ वाले, उन्होंने भी कहा, रवि रे थे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, सब लोग जो भी लोग थे, 14 एमपी थे, बाकी सीनियर नेता थे, सबने कहा कि नीतीश जी आपको चेहरा बिहार में बनाया गया है, आप लोकसभा सीट छोड़िए, विधानसभा में संघर्ष कीजिए। ठीक है, पहला चुनाव था, हम हारे हैं, लेकिन बिहार में डट के संघर्ष कीजिए। समहाउ नीतीश कुमार वाज नेवर कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं हो रहे थे, बहुत दबाव में उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा, ये जया जेटली का कहना है। ये चूंकि मेरी अवस्था 5, 6, 7 साल की थी, मैं उस समय कुछ समझता भी नहीं था, मैं सुनी हुई बात कह रहा हूं किसी के मुंह से, बकौल जया जेटली। उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसदों की बैठक जब हुई तो नीतीश जी कहे ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो हम बाढ़ लोकसभा छोड़ देते हैं, हरनौत ही रख लेते हैं। सब लोग खुश हो गए, बोला ठीक है प्रेस बुलाइए। प्रेस बुलाया गया। अब जया जेटली की बात यदि सही है तो बिट्रेयल का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय राजनीति में यही मिलेगा। 10 मिनट के अंदर नीतीश कुमार प्रेस के सामने सीधे जाकर के कहते हैं, मैं हरनौत की विधानसभा सीट छोड़ रहा हूं और बाढ़ की सीट को लोकसभा को कंटिन्यू कर रहा हूं। आप समझिए, तो आप समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी यदि इस मुगालते में होगी, मैं ये उदाहरण इसलिए दिया कि मीठी गोली देकर नीतीश कुमार को समझा ले, तो उनकी पूरी पार्टी जब उनको नहीं समझा पाई। मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं कंक्लूड कर रहा था कि आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि भाजपा के बस का नहीं है। हाँ, मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की क्षमता, दक्षता, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि जन्मभूमि का कार्य करने की बात, बिहार का कल्याण करने की बात, बिहार का भला करने की बात, शराबबंदी जैसा बेतुका फैसला करने की बात, ये तमाम चीजें क्यों आती है? क्योंकि लड़ने वाले कुमार रहे नहीं है। आपातकाल बाद के दौर में 1977 का चुनाव, जब कैसे कैसे लोग विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीत गए थे, हम और आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसी 1977 में जब पहला चुनाव नीतीश कुमार लड़े थे, मुझे याद आ रहा है शायद विधानसभा का चुनाव था, वो हार गए थे। उसके बाद लोकसभा का भी कारण था, संतोष जी, बेलछी गांव उनके हरनौत विधानसभा में पड़ता था और वो मुद्दा बड़ा बन गया था। उसका उन्होंने क्या था, नीतीश कुमार ने कर दिया था। आगे बिहार पर चर्चाएं बहुत है, फिर हम आगे कर लेंगे, चर्चा बदल जाएगी। दरअसल कुल मिला करके वो हरनौत वाली कहानी से इतना साफ हो गया कि नीतीश कुमार को मीठी गोली खिलाना बहुत मुश्किल है। और जो भी बिहार में इस नीतीश कुमार को देख रहे हैं या नए राजनीतिक विश्लेषक हैं बिहार के लिए, वो कहते हैं नीतीश कुमार अब बदल गए, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी गिर गई।
इवन मैं खुद को भी करेक्ट करता हूं, नीतीश कुमार शुरू से ही क्रेडिबिलिटी के मामले पर सबसे बुरा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले नेता थे। ये इस बात हरनौत की घटना, हरनौत को छोड़ना, बाढ़ को कंटिन्यू करना, अपने नेताओं को रवि रे से लेकर के और जितने बड़े नेता बैठे थे उन सब के सामने हाँ बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकर जाना, यह बात साबित करता है कि नीतीश कुमार पर विश्वास मजबूरी में ही किया जा सकता है, विश्वास के योग्य कतई नहीं है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद अभिषेक, धन्यवाद संतोष, नमस्कार।